हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एचयू की पैकेज प्रैक्टिस से राइस को कंप्लीट किया था। उस क्रॉप की पीडीएफ आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ले सकते हैं। और आज अब हम नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट करेंगे, और मिलेट बाजरा। इट इज़ आल्सो वन ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप ऑफ हरियाणा। राइस के बाद ये भी हरियाणा में मेजर खरीफ क्रॉप है। कल्टिवेटेड अप्रोक्स इन 4 to 5 लाख हेक्टेयर एरिया। 4 से 5 लाख हेक्टेयर एरिया में इसकी सोइंग की जाती है। रेनफेड एरियाज ऑफ स्टेट लाइक भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद कंट्रीब्यूट 70 से 90% ऑफ टोटल बाजरा प्रोडक्शन। जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें बाजरा मेजर सोइंग की जाती है बाजरा की, जिसमें 70 से 90% प्रोडक्शन बाजरा की इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इंक्रीजेज ड्यू टू डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इंट्रोडक्शन। बाजरा के प्रोडक्शन में पिछले काफ़ी समय से इंक्रीज हुई है। उसकी वजह है कि नई नई हाइब्रिड्स और डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करना। बट ह्यूज डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्शन एंड रियल प्रोडक्शन। जो एवरेज यील्ड अभी बाजरा की है और उसका जो पोटेंशियल है, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम अब आगे जैसे वेराइटीज पढ़ेंगे उसमें पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है वो। इन प्रेजेंट टाइम ऑलमोस्ट 95 वेराइटीज आर डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाइब्रिड्स। अभी जो प्रेजेंट टाइम में शोइंग हो रही है बाजरा की, जो वेराइटीज हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट और हाइब्रिड हैं, 95% वेराइटीज। ये एक जनरल था हरियाणा में परमिनेंट बाजरा के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं वेराइटीज। बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। हरियाणा हाइब्रिड 50 या HHB 50, इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड एरिया वेराइटी। जिस एरिया में सिंचाई, जो एरिया सिंचित या अनसिंचित है, जिसको इरिगेटेड या अनइरिगेटेड एरिया बोलते हैं, ये वैरायटी वहाँ के लिए बेस्ट है। उसके बाद पोटेंशियल ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। इसमें हाई प्रोडक्टिविटी का भी पोटेंशियल है। मेच्योरिटी 76 से 80 दिन। सोइंग के 76 से 80 दिन के बाद ये मेच्योर हो जाती है। रेजिस्टेंट टू डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। ग्रेन यील्ड 13 क्विंटल पर एकड़। पर एकड़ में इसकी जो एवरेज पैदावार या एवरेज यील्ड है वो है 13 क्विंटल। ड्राई फॉडर यील्ड ये है 44 क्विंटल पर एकड़। ये आपको यील्ड, मैच्योरिटी और कुछ स्पेशल फीचर अब जैसे आगे आते जाएंगे वो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ये इसके मेन फीचर हैं। फिर नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं HHB, इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड एरिया वैरायटी। ये HHB 60 है। ये वैरायटी थोड़ी इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गए वो। HHB 60 वैरायटी है। ये 50 फिर है ये 60। ये इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड एरिया वैरायटी है। पीडीएफ में इसको ठीक कर दिया जाएगा। मीडियम हाइट वैरायटी। इसकी जो हाइट है वो मीडियम है, ना लो है ना ज़्यादा हाई है, मीडियम वैरायटी है। मेच्योरिटी है इसमें भी 75 to 76 डेज आफ्टर सोइंग। उसके बाद बात करते हैं टॉलरेंट टू ड्रोट वेल देन HHB 50। 50 से जो HHB 50 वैरायटी हमने देखी है उससे ये ड्रोट या सूखे को अच्छा खासा टॉलरेट करती है। सूखे में इसकी अच्छी पैदावार है ड्रोट कंडीशन में। इसकी जो ग्रेन यील्ड है वो भी सेम है, 13 क्विंटल पर एकड़। उसके बाद जो इसके ड्राई फॉडर की यील्ड है वो है 44 क्विंटल पर एकड़। रेजिस्टेंट टू डाउनी मिल्ड्यू। ये भी डाउनी मिल्ड्यू के रेजिस्टेंट है। यील्ड और ये सेम है। इसमें एक ये नया है बस, ये जो स्पेशल फीचर इसका ड्रोट रेजिस्टेंट है। ये HHB 50 से ज़्यादा है, HHB 60। उसके बाद देखते हैं HHB 67 इम्प्रूव्ड। हरियाणा हाइब्रिड बाजरा 67 इम्प्रूव्ड। HHB 67 थी, ये उससे फिर इसको इम्प्रूव किया गया है फर्दर इसकी ब्रीडिंग करके। इसमें देखते हैं मेड रेजिस्टेंट विद दीज वेराइटीज। H77/83 टू क्रॉस ICM में 83, ये बैक क्रॉस से ली गई ये वेराइटी इसी में 43। इनको क्रॉस करवा के इसमें डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी बनाई गई है
HHB67 इम्प्रूव जो वैरायटी है, इन वैरायटीज से इसका क्रॉस करवा के ये रेजिस्टेंट बनाई गई है। इसके रेजिस्टेंट टू डाउनी मिल्ड्यू। इसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू इन डिजीज के इसे सेप्टेबल होने लग गई थी वैरायटी, फिर उसके बाद इन वैरायटीज का यूज करके इसको रेजिस्टेंट बनाया गया है। अर्ली, मीडियम एंड लेट सोन वैरायटी है ये। इसकी जो मेच्योरिटी है वो 62 to 65 डेज है सोइंग के बाद। ये उनसे जो हमने पीछे देखी है उनसे कम है थोड़ी, ये ध्यान रखना इसमें। इसकी जो ग्रेन यील्ड है ये भी उनसे थोड़ी कम है, 12.5 क्विंटल पर एकड़। और जो ड्राई फॉडर की यील्ड है वो है 36 क्विंटल पर एकड़। फिर नेक्स्ट है HHB94। ये लोजिंग रेजिस्टेंट है, इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। फिर ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू इनकी रेजिस्टेंट वेराइटी है। ग्रेन्स डू नॉट शेड, इसमें जो हेड में दाने बनते हैं वो गिरते नहीं है इसके, ये किसका मेन फीचर है। टाइमली एंड मीडियम सोन वैरायटी, ये टाइमली और मीडियम सोन वैरायटी है। उसके बाद ये रेजिस्टेंट है लीफ फोल्डर, शूट फ्लाई और कैटरपिलर्स, इन इंसेक्ट्स के भी ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। जो इसकी यील्ड है वो है 14 क्विंटल पर एकड़। उसके बाद ड्राई फोडर की यील्ड है इसकी 45 क्विंटल पर एकड़, ये ज़्यादा है पीछे जो वैरायटी देखी है उनसे। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं HHB117। इसकी प्लांट की जो हाइट है वो है 210 सेंटीमीटर। ये भी डाउनी मिल्ड्यू की रेजिस्टेंट है। और इसकी जो मैच्योरिटी है वो 70 दिन की है सोइंग के बाद। प्लांट्स रिमेन ग्रीन इवन आफ्टर हेड मैच्योर्स कम्प्लीटली, ये एक और इम्पोर्टेंट फीचर है इसके अंदर कि जो इसके प्लांट्स हैं, नीचे जो स्टॉक है वो तो इसमें ग्रीन रहते हैं, लेकिन जो हेड मैच्योर हो जाते हैं, जिससे इसके जो बालियां होती हैं जिसमें दाने बनते हैं, वो पार्ट जो इसका मैच्योर हो जाता है कम्प्लीटली, उसके बाद भी इसका पूरा प्लांट जो है वो ग्रीन रहता है, जिसकी वजह से ये फोडर में भी अच्छी खासी यूज की जा सकती है। इरिगेटेड और अनइरिगेटेड एरिया वैरायटी है ये। ग्रीन फोडर यील्ड 210 क्विंटल पर एकड़ पोटेंशियल, ग्रीन फोडर यील्ड पोटेंशियल है ये इसका 210 क्विंटल पर एकड़ तक इसकी इतनी पैदावार हो सकती है ग्रीन फोडर की। ये पोटेंशियल है ग्रीन फोडर का, हाईएस्ट यहाँ तक जा सकती है। फिर ग्रेन यील्ड है जो है वो 9 से 15 क्विंटल पर एकड़ तक इसकी yield हो सकती है। इसके बाद है HHD146। ये HAU ने 2003 में रिलीज की थी। और इसकी जो प्लांट की हाइट है वो 210 से 250 सेंटीमीटर है, अब तक सबसे ज्यादा है ये HHD46 की जो हमने अभी तक वेराइटीज देखी हैं। और ये रेजिस्टेंट है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के। मेच्योरिटी इसकी है 75 से 80 दिन की। और ये जोन ए के लिए रिकमेंडेड वेराइटी है HHD146। इसकी जो ग्रेन यील्ड है वो भी 9 से 15 क्विंटल पर एकड़ तक है। और ग्रीन फॉडर यील्ड जो है इसकी वो 40 से 56 क्विंटल पर एकड़ होती है, एवरेज ग्रीन यील्ड है ये। उसके बाद देखते हैं HHB197। ये ईयर्स सराउंडेड विद लॉन्ग हेयर्स, जो इसकी बालियां होती हैं उसमें लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जो ये बर्ड्स हैं ये उनको दानों को खा नहीं पाते इन हेयर्स की वजह से, तो ये इसका एक बेनिफिट है लॉन्ग हेयर्स का। और ये रेजिस्टेंट है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो है 20 क्विंटल पर एकड़, 20 क्विंटल पर एकड़ मैक्सिमम यहाँ तक ये इसकी जो है यील्ड हो सकती है। लेकिन अभी जो इसकी यील्ड है एवरेज यील्ड जो इसकी आती है वो 14 क्विंटल पर एकड़ तक होती है, और ये 20 तक भी जा सकती है अगर अच्छी पैकेज प्रैक्टिसेज और रिकमेंडेड सीड रेट, वैराइटीज या फर्टिलाइजर का एक अच्छा पैकेज करके इसकी की जाए अच्छी केयर देखभाल के साथ, तो ये 20 क्विंटल तक जा सकती है। जो ड्राई फोडर यील्ड है वो है 46 क्विंटल पर एकड़। मेच्योरिटी इसकी 68 to 72 डेज। और इसकी जो स्पेसिंग है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। फिर है HHB216। ये रिलीज की गई थी 2010 में, रेजिस्टेंट डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। इरिगेटेड और अनइरिगेटेड एरियाज हैं किसके, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, यहाँ भी इसकी सोइंग की जा सकती है। इन स्टेट्स में भी रिकमेंड की गई है ये। इसमें जो इसका कलर है वो ब्राउन है, और इसमें भी हेड या ईयर या जो बालियां बोलते हैं उसके अंदर लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जो कि बर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं ग्रीन्स को।
फिर जो इसकी ग्रेन यील्ड है वो है 14 क्विंटल पर एकड़। ड्राई फोडर की यील्ड 44 क्विंटल पर एकड़। ड्राई फोडर या जिसको कड़ भी बोला जाता है लोकल भाषा में। यील्ड पोटेंशियल जो है इसका 20 क्विंटल पर एकड़ तक, इसका भी 20 क्विंटल है पर एकड़ यील्ड पोटेंशियल। मेच्योरिटी 72 से 74 दिन स्विंग के बाद। उसके बाद है HHB 223। ये रिलीज की गई थी 2010 में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, MP के लिए। इसमें भी इरिगेटेड और अनइरिगेटेड एरियाज में इसकी स्विंग की जा सकती है। इसमें पर्पल कलर के एयर्स हैं, ब्राउन कलर थे पीछे और इसमें पर्पल कलर के हैं। ब्रॉड लीव्स विद डार्क ग्रीन कलर। लीव्स जो है इसकी थोड़ी ब्रॉड होती हैं और उनका कलर डार्क ग्रीन होता है। मेच्योरिटी जो है इसकी 72 से 75 दिन की है। इसका यील्ड पोटेंशियल 22 क्विंटल तक है पर एकड़ का। ग्रेन यील्ड जो है इसकी 14.5 क्विंटल पर एकड़ है। ये यील्ड पोटेंशियल भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये पैकेज एंड प्रैक्टिस से दिया हुआ है उसमें। ड्राई फूड यील्ड जो है इसकी 46 क्विंटल पर एकड़, और ये भी डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर है HHB 226। ये 2011 में सिर्फ अनइरिगेटेड एरियाज के लिए रिकमेंड की गई थी या रिलीज की गई थी। इसमें भी लॉन्ग एयर्स होते हैं हेड या ईयर्स पर। इसकी 14 क्विंटल पर एकड़ की ग्रेन यील्ड है। ड्राई फूड यील्ड है इसकी 46 क्विंटल पर एकड़। यील्ड पोटेंशियल है 18 क्विंटल। ये जितने भी इन क्रॉप्स के स्पेशल फीचर्स हाईलाइट कर रखे हैं आप इनको ध्यान में रखें। वैरायटीज से यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मेच्योरिटी 70 से 72 दिन की है इसकी। ये भी डाउनी मिल्ड्यू की रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर है HHB 234। ये 2013 में रिलीज की गई थी। ये वहाँ शोइंग होती है, वहाँ बेस्ट यील्ड देती है जहाँ 400 mm से कम रेनफॉल होता है, ये वहाँ के लिए रिकमेंडेड वैरायटी है। मेच्योरिटी इसकी भी 70 से 72 दिन है। इसमें स्मॉल हेयर्स ऑन ईयर्स, इसमें जो एयर्स हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, बाकी में लॉन्ग होते हैं जितनी वैरायटीज देखी थी अभी हमने और 3-4। और इसकी जो ग्रेन यील्ड है वो है 12.5 क्विंटल पर एकड़। ड्राई फूड यील्ड है 39.2 क्विंटल पर एकड़। और इसका यील्ड पोटेंशियल है वो है 18 क्विंटल पर एकड़ तक इसका यील्ड पोटेंशियल है। मैक्सिमम प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी यहाँ तक दे सकती है। रेजिस्टेंट जो है ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर है अच्छी हरियाणा कंपोजिट 10। ये मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है और चपाती मेकिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है HC10। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसका काफी। चपाती मेकिंग के लिए कौन सी वैरायटी है? HC10। मेच्योरिटी 75 से 80 दिन है इसके अंदर। उसके बाद एवरेज यील्ड जो है इसकी वो है 11 क्विंटल पर एकड़, और इसके ड्राई फूडर की यील्ड है 47 क्विंटल पर एकड़। ड्रोट, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू इनके रेजिस्टेंट वैरायटी। ये ड्रोट के रेजिस्टेंट भी है और डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज हैं उनके भी रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। नेक्स्ट है HC20। ये इरिगेटेड और अनइरिगेटेड एरियाज के लिए। मेच्योरिटी इसकी 80 से 85 दिन में मेच्योर होती है सोइंग के बाद। डाउनी मिल्ड्यू, अर्गोट और पाउडरी मिल्ड्यू मेन डिजीज हैं ये बाजरा की, और ये इन वैरायटीज के इस डिजीज के रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। लीस्ट अटैक्ड बाय सूट फ्लाई, स्टेम बोरर एंड लीफ फोल्डर। ये जो इंसेक्ट हैं सूट फ्लाई, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, इनका अटैक इस वैरायटी पे कम देखने को मिलता है, होता है लेकिन कम देखने को मिलता है। यील्ड जो है 11.5 क्विंटल पर एकड़ है HC20 की। ड्राई फूड यील्ड 48 क्विंटल पर एकड़। फिर है HHB 299। कंट्रीज फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, पहली बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है ये कंट्री की। ये किसके बीच में क्रॉस से बनी है? ICMA 04888 क्रॉस H13/00001। ये वैरायटी ध्यान रखना है, इसके क्रॉस से ये फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड वैरायटी जो है बनाई गई है। इसका जो आयरन कंटेंट है वो 73 ppm है, बाकी वैरायटी से बहुत ज़्यादा है ये। फिर है रिलीज इन 2018 फॉर इरिगेटेड एरियाज ऑफ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन एरियाज के लिए ये रिकमेंड की गई थी 2018 में।
मैच्योरिटी जो इसकी 75 से 81 डेज है। ग्रेन यील्ड इसकी 15.8 क्विंटल है पर एकड़ के, और ड्राई फॉडर यील्ड जो इसकी 43.6 क्विंटल है पर एकड़। इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो 19.6 क्विंटल है पर एकड़। इतने क्विंटल पर एकड़ की ये मैक्सिमम यील्ड दे सकती है। फिर ये डाउनी मिल्ड्यू एंड ब्लास्ट डिजीज के रेजिस्टेंट है। अब थोड़ा ये जनरल सा आप ध्यान रखिए कि बायोफोर्टिफाइड वैरायटी क्या होती हैं। बायोफोर्टिफाइड वैरायटी वो होती हैं जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहेंस की गई हो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स लगा के, या कोई भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज करके, या एक बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके एक वैरायटी जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहेंस की गई हो, उसको हम बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बोलते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू जिसमें ज़्यादा गई है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। उसके बाद टेस्ट वेट इसका जो है 11.3 ग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैरायटी के सभी फीचर्स आप ध्यान रखना। टेस्ट वेट जनरली जो टेस्ट वेट होता है बाजरा की वैरायटीज में या बाजरा ग्रुप का, वो होता है 5 से 7 ग्राम। टेस्ट वेट टेस्ट वेट होता है 1000 सीड्स का वेट जो होता है वो टेस्ट वेट बोलते हैं। एक टेस्ट वेट होता है, एक सीड इंडेक्स होता है। सीड इंडेक्स 100 सीड्स का और टेस्ट वेट 1000 सीड्स का। ठीक है। और ये जो टेस्ट वेट है ये स्मॉल सीड क्रॉप्स का होता है, जैसे मस्टर्ड हो गई, बाजरा हो गया, फिंगर मिलेट हो गई। ये जो स्मॉल सीड क्रॉप्स हैं उनमें टेस्ट वेट लेते हैं। और जो सीड इंडेक्स है वो बोल्ड सीडेड जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे आपका ये मेज हो गया, पी हो गया, या चिकपी हो गया, ये जो हैं ये इनमें हम सीड इंडेक्स मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सोयल एंड फील्ड प्रिपरेशन। बाजरा में अब किस तरह की सोइल चाहिए। हरियाणा में ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोइल्स में इसका कल्टीवेशन होता है। अलग अलग तरह की वैरायटी सोइल्स में जो वैरायटी है उसमें होता है ये, इसका कल्टीवेशन अलग अलग टाइप के सोइल में। लेकिन जो बेस्ट सोइल है वो इसके लिए सैंडी लोम है, और जिसकी जो गुड ड्रेनेज सोइल्स आर बेस्ट सूटेड, जिनका पानी जिनमें वाटर लॉग्ड ना हो, क्योंकि वाटर लॉग कंडीशन के सेंसिटिव है बाजरा की क्रॉप। तो जिन सोइल्स में ड्रेनेज अच्छा हो वो बेस्ट सूटेड है, तो वो है सैंडी लोम सोइल इसके लिए। वाटर लॉग सोइल्स अफेक्ट्स यील्ड, यील्ड को अफेक्ट करती हैं वाटर लॉग सोइल, काफ़ी सेंसिटिव है उसके ये। पहला जो टिलेज करेंगे हम इसमें वो सोइल टर्निंग प्लाव से करेंगे, और दूसरा जो करेंगे वो हम देसी प्लाव यूज करेंगे इसमें। 1 या 2 बार देसी प्लाव हम यूज कर सकते हैं। फिर है टाइम ऑफ सोइंग। सोइंग का क्या टाइम है। इरिगेटेड एरियाज में 1 से 15 जुलाई, अनइरिगेटेड एरियाज में विद ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे ही मानसून आता है उसी टाइम हम इसमें सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि अनइरिगेटेड एरियाज वो होते हैं जहाँ रेन फेड पे ही वो जो है इसकी सोइंग की जाती है, क्रॉप्स की, क्रॉप शो की जाती हैं, रेन के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। तो जैसे 1 जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो 1 जून पूरे जून इसकी सोइंग की जा सकती है अनइरिगेटेड एरियाज में। अगर जहाँ सिंचाई अवेलेबल है, इरिगेशन अवेलेबल है, ट्यूबवेल या कोई और सोर्स है, तो हम उसमें 1 से 15 जुलाई तक इसका सोइंग कर सकते हैं। ये 50 mm रेन इन जून मंथ सोइंग कैन बी डन। 50 mm तक अगर जून मंथ में बारिश है, पूरे जून में इसकी सोइंग की जा सकती है। सीड रेट एंड ट्रीटमेंट, 1.5 से 2 किलो सीड चाहिए पर एकड़। आपको जो की रिकमेंडेशन याद रखनी है, 1.5 से 2 किलो सीड पर एकड़, जिससे कि इसमें 70,000 प्लांट्स पर एकड़ आपको मिल सके। ट्रीट पर एकड़ सीड विद 100 ml बायोमिक्स और एजेटोबैक्टर MSC 68 एजेटोबैक्टर या बायोमिक्स 100 ml, इससे पर एकड़ मतलब 1.5 से 2 किलो सीड को इसमें हम ट्रीट कर सकते हैं। बायोमिक्स में बायोमिक्स में एजेटोबैक्टर या फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये जो है इनका मिक्सचर होता है ये। तो इससे इसमें प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने में, जहाँ चाहे अनइरिगेटेड एरियाज हैं वहाँ ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि जहाँ फर्टिलाइजर्स की रिकमेंडेशन कम है, क्योंकि वहाँ पानी की या इरिगेशन की सप्लाई कम है, तो इसलिए वहाँ बायोमिक्स से। लेकिन चाहे इरिगेटेड हो या अनइरिगेटेड एरिया जो, वहाँ काफ़ी बेनिफिशियल है बायोमिक्स से सीड को ट्रीटमेंट करना, और सीड्स को हमेशा ट्रीटमेंट करके ही सोइंग करनी चाहिए, किसी भी क्रॉप के हों चाहे वो। फिर है थिनिंग एंड
गैप फिलिंग, फिर मेथड ऑफ सोइंग ये देखेंगे। मेथड ऑफ सोइंग है, सोइल शुड बी मोइस्ट फॉर गुड जर्मिनेशन। गुड जर्मिनेशन के लिए सोइल को मोइस्ट रखें, सोइल में नमी होनी चाहिए। रोटोरो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहेगा 45 से 12 सेंटीमीटर, 45 रोटोरो और प्लांट टू प्लांट 12 सेंटीमीटर। डबल लाइन प्लांटिंग, डबल लाइन प्लांटिंग का रहेगा 30 सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर, 30 रोटोरो और प्लांट टू प्लांट 60 सेंटीमीटर। डेप्थ जो रहेगी वो 2 सेंटीमीटर डेप्थ ध्यान रखना। फिर थिनिंग एंड गैप फिलिंग, जहाँ ज़्यादा गहरी क्रॉप हो या जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी गहरा हो, तो वहाँ ये थिनिंग एंड गैप फिलिंग ऑपरेशन यूज में लाए जाते हैं। ये कब करते हैं? 3 वीक्स आफ्टर सोइंग ऑन रेनी डेज। उस दिन थोड़ी बारिश होनी चाहिए, या वही फील्ड में नमी रहनी चाहिए थिनिंग के टाइम पे, ताकि रूट को इजीली अप्रूट किया जा सके और उनको कोई हार्म ना हो। मेंटेन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका जब हम थिनिंग करके वहां से और उसको गैप फिल करेंगे तो 10 से 12 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन रखना है। फिर है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग बेस्ट टाइम फॉर बाजरा सोइंग 1 से 15 जुलाई। इन नॉर्मल कंडीशन ट्रांसप्लांटिंग इज नॉट रिकमेंडेड। नॉर्मल कंडीशन में बाजरे में ट्रांसप्लांटिंग को रिकमेंड नहीं किया जाता। जो कन्वेंशनल मेथड है स्विंग का, उसी से इसकी स्विंग की जाती है। लेकिन ये ट्रांसप्लांटिंग कहाँ किया जाता है? इन एडवर्स कंडीशन लाइक डिलेइंग इन रेनफॉल और कंटिन्यूस रेनिंग, देन फॉर लेट सोइंग ट्रांसप्लांटिंग इज रिकमेंडेड। जहाँ एडवर्स कंडीशन है, जैसे लगातार बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है, या बहुत देर से बारिश आ रही है, बारिश हुई नहीं है काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ लेट सोइंग के लिए हम किसको रिकमेंड, अगर लेट सोइंग करनी है बाजरा में तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? ट्रांसप्लांटिंग का मेथड यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है नर्सरी रेजिंग। अब ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी रेजिंग। फॉर 1 एकड़ ट्रांसप्लांटिंग ऑलमोस्ट हाफ कैनाल एरिया इज नीडेड। 25 × 10 मीटर का जिसको हाफ कैनाल बन जाता है ये, 1 एकड़ में 8 कैनाल होते हैं, तो 1 एकड़ के लिए हाफ कैनाल एरिया नर्सरी का रेज करना है, नर्सरी सोइंग करनी है। उसमें 600 से 1000 ग्राम सीड, 600 से 1000 ग्राम सीड की लगेगा, शो करना है नर्सरी में। तो इस नर्सरी एरिया को हमने स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड करना है, ताकि वो अच्छे से हैंडल हो, उसके केयर उसकी अच्छे से की जा सके। नर्सरी रेजिंग शुड बी डन 3 वीक्स प्रायर ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के 3 वीक पहले ही हमें नर्सरी शोइंग करनी है। इन रेनी डेज सीड शोइंग विद ब्रॉडकास्टिंग एंड इन मॉइस्ट डेज शोइंग इन रोज। जैसे रेनी डेज हैं तो हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं सीड को, क्योंकि ऑलरेडी उसमें नमी है, और थोड़ी मॉइस्ट डेज हैं, ह्यूमिडिटी टाइप है, ज़्यादा बारिश का एरिया भी नहीं है, बारिश का टाइम भी नहीं है, या उस समय नहीं हो रही है, लेकिन टाइम हो चुका है ट्रांसप्लांटिंग का, तो हम उनको रो में ट्रांसप्लांट करेंगे सीडलिंग्स को। ड्रॉ 10 सेंटीमीटर ब्रॉड लाइन अराउंड नर्सरी विद मिथाइल पैराथियोन 2% पाउडर टू कंट्रोल ants विच टेक अवे सीड्स। अब नर्सरी एरिया में उसके चारों तरफ हमें 10 सेंटीमीटर की एक चौड़ी पट्टी या ब्रॉड लाइन बना देनी है। क्यों? क्योंकि जो चींटियां होती हैं, आंट्स होती हैं, वो, अब लाइट शीड होता है, ज़्यादा इसकी डेप्थ में भी नहीं शो किया जाता, तो ये क्या होती है, इसको अपने साथ ले जाती हैं, खा जाती हैं उसको, तो इससे काफ़ी लॉस होता है, या प्रॉपर जो स्पेसिंग है वो नहीं रह पाती, और सीडलिंग भी खराब हो जाती हैं। तो इसके लिए इसमें मिथाइल पैराथियोन 2% को हम अप्लाई करेंगे, और 10 किलो नाइट्रोजन अप्लाई करना है सोइंग के टाइम नर्सरी में ही। डाउनी मिल्ड्यू के लिए अगर वहाँ उसके सिम्टम दिखते हैं, या उसके कंट्रोल के लिए 2%, 0.2% ब्लेटॉक्स और मैनकोजेब को हम वहाँ स्प्रे कर देंगे। सीडलिंग अप्रूट, अब अप्रूटिंग का क्या टाइम है सीडलिंग का? ट्रांसप्लांट 3 to 4 वीक सीडलिंग, 3 से 4 हफ्ते की जो सीडलिंग हो चुकी है नर्सरी में, उनको फिर हमें ट्रांसप्लांट करें। अप्रूटिंग, अब अप्रूटिंग कैसे करनी है? वाइल अप्रूटिंग टेक केयर ऑफ रूट्स, रूट्स का ध्यान रखना है। सेलो रूट्स होती हैं, काफ़ी डेलिकेट रूट होती हैं इन बाजरा या जैसे व्हीट है, ये सीरियल क्रॉप्स की। उसके बाद कीप सोइल मॉइस्ट इफ नो रेन, अगर बारिश नहीं हो रही है तो सोइल को थोड़ा मॉइस्ट रखें, ताकि इजीली वो अप्रूट हो सके। कट अपर पार्ट्स टू चेक डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के सिम्टम्स हैं उसमें, या डाउनी मिल्ड्यू नर्सरी एरिया से स्टार्ट हो जाती है, तो वो फील्ड, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट
इनके टाइम ना जाए, तो हम पहले से प्रिकॉशन लेते हुए उनको वहां से कट कर लेंगे। फिर है मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग अप्रूट ड्यूरिंग रेनी सीजन, जैसा कि ताकि इजीली अप्रूट की जा सके, फ्रूट्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। ट्रांसप्लांटिंग डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर टू 10 से 12 सेंटीमीटर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है ये। प्लांट 2 सीडलिंग ऑफ 4 वीक्स एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे 2 सीडलिंग को हमें ट्रांसप्लांट करना जो 4 वीक्स की हो। ट्रांसप्लांटिंग कैन बी डन विदाउट ईल्ड लॉस मिड अगस्त, मिड अगस्त तक ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है बिना किसी लॉस के, ईल्ड में बिना किसी पैदावार के घटे हुए, मिड अगस्त तक। अप्लाई हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन 10 days after transplanting and rest dose at knee high stage। पहली डोज 10 ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद, और उसके बाद जो है नी हाइट मतलब घुटनों तक जब वो क्रॉप आ जाए उसके बाद अप्लाई करने। अब इंटरक्रॉपिंग, बाजरा में इंटरक्रॉपिंग भी की जा सकती है। इसमें रो टू रोर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रहेगा इंटरक्रॉपिंग क्रॉस में, 30 से 60 सेंटीमीटर। बाजरा पल्स क्रॉप रेशियो, इंटरक्रॉपिंग किसकी है, पल्स क्रॉप की जाएगी, इसमें वही बेनिफिशियल रहती है क्योंकि पल्स क्रॉप नाइट्रोजन फिक्स करती है या सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, और ये सीरियल क्रॉप्स जो हैं ये वहाँ से मतलब अपटेक करते हैं, या एग्जॉस्टिव क्रॉप्स भी बोला जाता है इसको, इसलिए इनमें हम पल्स क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। तो 2 रो जब बाजरा की हो तो उसके बाद 1 रो पल्स क्रॉप की लगानी है। और कौन सी मेजर पल्स क्रॉप्स इसमें यूज करते हैं या इंटरक्रॉपिंग की जाती है, मूंग, गुआर या लोबिया की। फिर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हाइब्रिड वैरायटी फॉर इरिगेटेड कंडीशंस, हाइब्रिड वैरायटी जो इरिगेटेड एरियाज में हाइब्रिड वैरायटीज शोन की गई हैं, जैसे उनके लिए क्या है, एनपीके रेशो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम 62.5 kg नाइट्रोजन, 25 kg फॉस्फोरस और 12 kg पोटेशियम पर एकड़, हाइब्रिड वैरायटीज जहाँ इरिगेटेड एरिया। और जन अभी जैसे पढ़ा था स्टार्टिंग में हमने कि 95% वैरायटीज हाइब्रिड ही हैं, जितनी भी वैरायटीज अभी हमने पढ़ी थी इसमें वो सभी हाइब्रिड्स हैं। उसके बाद अनइरिगेटेड एरियाज में अगर वैरायटी शोन करनी तो उसके लिए एनपी नाइट्रोजन फॉस्फोरस रेशियो क्या रहेगी, 16:8 पर केजी पर एकड़। उसके बाद हाइब्रिड वैरायटी फॉर इरिगेटेड कंडीशंस यूरिया एसएसपी एमओपी जिंक, इनकी क्या रेशियो रहेगी, यूरिया 135 किलो, एसएसपी 150 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 200 सॉरी 20 किलो, और जिंक 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से शोइंग की जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी फॉर अनइरिगेटेड में इनमें यूरिया एसएसपी और जिंक का यूज करेंगे। उसमें यूरिया कितनी होगी, 35 किलो, एसएसपी 50, जिंक अनइरिगेटेड कंडीशन में जिंक नहीं डालेंगे। ये पर केजी पर एकड़ की रिकमेंडेशन है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अप्लाई फुल डोज ऑफ फॉस्फोरस इन सैंडी सोइल, सैंडी सोइल में फॉस्फोरस की जो रिकमेंडेड डोज है वो एक ही बारी में डालनी है। इफ फॉस्फोरस इज लेस देन 4 kg पर एकड़ देन अप्लाई फुल डोज। अगर उस सोइल टेस्टिंग करवाएंगे अगर उस टाइम उसमें फॉस्फोरस जो है 4 किलो से कम पर एकड़ के हिसाब से अगर पाई जाती है तो फुल डोज डाल देंगे हम फर्स्ट टाइम में। इफ अवेलेबल फॉस्फोरस इज 4 to 8 kg पर एकड़ देन अप्लाई हाफ डोज, चार से कम है तो फुल डोज, 4 से 8 है तो हाफ डोज। इफ अवेलेबल फॉस्फोरस इज 8 or more than 8 kg पर एकड़ देन नो नीड ऑफ फॉस्फोरस, अगर 8 या 8 से ऊपर है पर एकड़ फॉस्फोरस तो हम उसमें फॉस्फोरस अप्लाई नहीं करेंगे। सैलाइन इन सैलाइन वाटर एरियाज अप्लाई 0.25 to 0.5 क्विंटल जिप्सम पर हेक्टेयर। सैलाइन वाटर एरिया जहाँ सैलाइन वाटर है, काफ़ी हैवी वाटर है, जहाँ साल्टी वाटर है तो उसमें हम जिप्सम का यूज करेंगे 0.25 से 0.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। ड्रिल हाफ डोज नाइट्रोजन वाइल सोइंग, रेस्ट नाइट्रोजन इन 2 स्प्लिट डोजेज। सोइंग के टाइम जो रिकमेंडेड नाइट्रोजन डोज है वो हाफ डालेंगे हम सोइंग के टाइम, उसके बाद रेस्ट जो 2 बची वो डालेंगे हम, रेस्ट को 2 स्प्लिट डोजेज में डालेंगे। फर्स्ट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे और दूसरी हेड फॉर्मेशन स्टेज पे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। वीडिंग एंड होइंग, वीडिंग जनरली 3 to 5 वीक्स
के बाद ही स्टार्ट करते हैं किसी भी क्रॉप में, वैसे ही सेम इसमें 3 से 5 वीक्स के बाद हम वीडिंग या होइंग कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर सोइंग स्प्रे एट्राजिन 50 WP एट द 400 ml इन 250 लीटर वाटर पर एकड़ और 10 to 15 days आफ्टर सोइंग इन सेम कंसंट्रेशन। अब वीड्स के लिए इसमें बाजरा में एट्राजिन 400 ml 250 लीटर पानी पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे सोइंग के तुरंत बाद। और किसी भी रीजन से सोइंग के बाद हम उसमें नहीं डाल सकें तो हम 10-15 दिन के बाद भी उसमें सेम कंसंट्रेशन में डाल सकते हैं। इरिगेशन एंड ड्रेनेज क्रिटिकल स्टेजेस क्या है इरिगेशन की इंपॉर्टेंट है? जर्मिनेशन, फ्लोवर एमर्जेंस एंड डो स्टेज, दूधिया स्टेज को बोलते हैं। जब ग्रेन इमेच्योर ग्रेन होता है उसमें एक दूध टाइप, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें एक वाइट फ्लूइड निकलती है, उसको डो स्टेज बोलते हैं। और जनरली 1 से 2 इरिगेशन ही बाजरा में चाहिए और ये डिपेंड करता है कि कितनी बारिश हुई है, कितनी इरिगेशन सॉरी रेनफॉल हुआ है, उस पर भी ये डिपेंड करती हैं। वैसे जनरली 1 से या 2 इरिगेशन हम इस क्रॉप में करते हैं। हार्वेस्टिंग एंड ऑफ सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है या अक्टूबर के स्टार्टिंग में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इसकी पीडीएफ नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज आपको टाइमली मिल सकें। हरियाणा ईडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग हम ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ आपको टाइमली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।